नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। यूपी का जंबो बजट 6.90 लाख करोड़ का आज प्रस्तुत हो गया। काफी इंतजार था, बहुप्रतीक्षित था और हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि यह बजट योगी का है, यूपी में खुशहाली आएगी और होली में अद्भुत रंग बिखरेंगे, ये भी कहा उन्होंने। अगर हम कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ की बात माने तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारा ये बजट औद्योगिक विकास को समर्पित है। उनका ये भी कहना है कि हमने जो $1 अरब का टारगेट बना रखा है, ये बजट उस दिशा में बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि देश में अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। योगी ने यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर पेट्रोल डीजल सबसे सस्ता है और टैक्स की चोरी कम हुई है, जिससे हमारा राजस्व बढ़ा है और हम तेजी के साथ अब रफ्तार के साथ विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि इसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई है, उनका अपना काम होता है, वो करते ही है। सपा की भी आई है, बसपा की भी आई है, कांग्रेस भी। लेकिन हम यहाँ चर्चा केवल ये करेंगे कि ये वास्तव में जो बजट आया है, ये बजट क्या दे रहा है, इसकी दिशा क्या है, इसके आयाम क्या हैं, ये विकास को कितनी ऊर्जा देगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणतेश बाजपेयी। नमस्कार प्रणतेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं मर्चेंट चैम्बर से सुशील शर्मा जी। शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आर्थिक विश्लेषण के रूप में हैं अनिल मिश्रा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों ने निश्चित रूप से आज का ये बजट पढ़ा है, कुल मिला करके आप लोग इस बजट को कैसा मानते हैं? हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप थोड़ा संक्षेप में ये बताइए ताकि फिर आगे चर्चा बढ़ाएं। सबसे पहले सुशील शर्मा जी, बजट को आपने किस रूप में देखा? देखिए, आज का बजट जो वित्त मंत्री ने पेश किया है जी, जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे, बीच में अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ या इसके पहले 6 महीने पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, बहुत से उद्योगों को ये उम्मीद थी कि एमएसएमई, विशेषकर चूंकि मैं उद्योग से हूँ और एमएसएमई सेक्टर से हूँ, तो उम्मीद थी एमएसएमई सेक्टर को कुछ जरूर कोई ना कुछ प्रोत्साहन वाला मिलेगा। लेकिन जहाँ तक हमने इसको देखा है कि इसमें पुरानी ही बातें दोहराई गई हैं जो हमेशा से दोहराते रहे हैं और कोई नई चीज़। हाँ, हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि 25 नई नीतियाँ घोषित की जाएंगी जो एमएसएमई के लिए कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगी। उसकी जब डिटेल में आएगा उसमें क्या क्या दिया हुआ है और उसको जब हम लोग अध्ययन करेंगे तब उस बारे में टिप्पणी की जा सकेगी। लेकिन पुरानी जो प्रक्रिया है, एमएसएमई क्षेत्र अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। वही जटिल प्रक्रिया एनओसी की या सरकारी विभागों से जो डील करने की प्रक्रिया है। यूपीएससी सीडा में हम लोगों ने कहा फ्री होल्ड कर दीजिए, लैंड के रेट कम कर दीजिए। और जो पहले से उद्योग चल रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट कब आएंगे उसकी कोई समय सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई। कानपुर झांसी बेल्ट जो कि डिफेंस कॉरिडोर प्रस्तावित है, 2017 से प्रस्तावित है। मैं पिछली बार भी आपकी इस डिबेट में हिस्सा लिया था। मैंने कहा इसकी कोई समय सीमा कब तक आएगी, कब ये होंगे, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या हो रहा है। जब तक बड़ी 25 एंकर यूनिट, जैसे कहते हैं बड़ी यूनिट उत्तर प्रदेश में अपनी औद्योगिक इकाई, मैन्युफैक्चरिंग इकाई नहीं लगाएंगी, तब तक उद्योग का वातावरण नहीं बनेगा। ठीक बात। तो वो लगाने की जरूरत है, उसमें समय सीमा निर्धारित करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि यहाँ जो पहले से काम कर रहे हैं उनको इस मामले में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ठीक बात है। अनिल जी, आप क्या महसूस करते हैं? जो आज का बजट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है वो उसको विशाल बजट की संज्ञा दी गई है। बजट में लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग और एमएसएमई जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों उद्योगों की स्थापना हो
और ऐसे उद्योगों को उनके अंदर अभी शर्मा जी ने कहा है कि कुछ अभी योजनाएं क्लियर नहीं है, फिर भी जो पहले पिछले इनके कार्यकाल में उन्होंने उस योजना को बनाया है, उसी योजना को आगे ले जाएंगे, जिसके तहत इन लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग को प्रोत्साहन देंगे, सस्ते दर पर जमीन उपलब्ध कराएंगे और विकास की गति, ताकि विकास की गति प्रदेश की और बढ़े। ठीक बात है। प्रदेश जी, आपने कैसा अध्ययन किया इसका? अब बजट ऐसे तो कोई विशेष बजट नहीं है ये, कहने को मतलब इसको राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन दो चार चीजें अच्छी भी हुई हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने प्रोविजन करी है, प्रस्ताव किए है, एग्री स्टार्टअप, हाँ, और अपने ये टेक स्टार्टअप, और महिलाओं के लिए भी इन्होंने किया है। जैसे कि अब 3 PSC बटालियन इन्होंने। वाजपेयी जी, मैं आपको रोकूंगा। जी जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं मैथानी जी, जरा उनसे मैं बात कर लूं। हाँ, हाँ। 5 मिनट। मैथानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी, बहुत धन्यवाद। मैथानी जी, आप तो बड़े खुश होंगे, आज तो आपका बहुत बढ़िया बजट आ गया, जम्बो बजट आ गया, सब लोग बड़े खुश हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब तो होली बहुत रंगीली हो जाएगी, क्या कहना है इस बारे में? वास्तव में बजट जिस प्रकार से आया है जी, आप इसको देख सकते हैं डॉक्टर रमेश जी, प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखा गया, प्रत्येक तबके का, जी, बिना किसी भेदभाव के। ये बजट पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और प्रत्येक शहरों के लिए इस बजट को दिया गया है। चाहे वो मतलब बहुत नीचे अगर पंचांगनिया लोगों को भी इसमें व्यवस्था दी गई, भेड़ का कारोबार करने के लिए भी निषाद लोग जो गंगा किनारे जो लोग रहते हैं उनको भी बजट दिया, जिससे उनके रोजगार के साधन सृजन हो, और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई। MSME से भी इसका ध्यान रखा गया, जिससे कि नौजवानों को रोजगार मिले। मेट्रो के लिए तो 550 करोड़ रुपए भी, वो भी अलग से, मतलब चारों तरफ आप अगर माने तो इसमें जैसे पेयजल के लिए है, सीवर के लिए है, विभागों का बजट इसके बाद आएगा, लेकिन इनके लिए भी पूरी व्यवस्था इस बजट में की गई है। मतलब सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, और इससे सुंदर बजट मुझे लगता है कि जन कल्याणकारी बजट इसको हम कह सकते हैं। वैसे आपको इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे प्रभावी बात, जनता को जुड़ने वाली बात क्या लगती है इस बजट से? हाँ, एक से बढ़कर एक बातें हैं। चाहे शिक्षा को लेकर के आप देख लीजिए, चाहे डॉक्टरों का जो बहुत टोटा बना रहता था उसके लिए सीटों को बढ़ावा देने के लिए चाहे रख लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य क्षेत्रों में रख लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रख लीजिए, चाहे आप शिक्षा को जोड़ करके रख लीजिए, छोटे बच्चों को भी जोड़ के रख लीजिए, आप गरीब मजदूर जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए, कन्याओं के लिए योजना, तमाम शादी जो गरीब कन्याओं के विवाह होता है तो ये तो पुरानी योजना है, इनको तो आपने आगे बढ़ा दिया है, जैसे कि आगे हम तो गरीब कल्याण, हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए ही जानी जाती है, तो उसमें तो हम लगातार दे रहे हैं। बाकी इसके डेवलपमेंट और जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट अभी हुआ है उसके रोजगार के साधन को सृजन कराने के लिए हम अपना बराबर काम कर रहे हैं, उसके लिए बजट अलग से दे रहे हैं। मेट्रो को बजट देना वो तो ठीक है, मेट्रो भी तो कनेक्टिविटी जोड़ती है। और आप देखिए कृषि के क्षेत्र में कितना बढ़िया हमारा एग्रीकल्चर CSA काम कर रहा है कि भारत में 1 नंबर में। लेकिन मैथानी जी, हमको ये समझाइए, कानपुर को क्या क्या मिला भाई? मतलब 500 करोड़ माने 585 करोड़ मिले हैं, वो तो मिलना ही था, क्योंकि तो फिर मेट्रो नहीं आगे चल पाती, योजना नहीं चल पाती, वो तो मिलना है। इसके अलावा भी कुछ आप दिला पाए हैं कानपुर को? वो सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर को भी तब मिलता है जब देखिए मेन बजट होता है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। हाँ। उसके बाद ये विभागों के बजट जब आवंटन होते हैं, जैसे PWD में उन्होंने पैसा दिया है, नए पुलों के लिए दिया है, जो पुल से कनेक्टिविटी है उनके लिए दिया है, जो राज्य सरकार का राज्यांश होता है उसके लिए दिया है। अब जब ये विभागों का बजट का आवंटन होता है तो हमारे शहरों को मिलता है। यानी हमने अपना विजन दिखा दिया उत्तर प्रदेश में कि किस प्रकार से हम किन किन चीजों पर, मतलब किस किस विषय पर हम अपना बजट दे रहे हैं। उसके बाद विभाग का वो बजट आएंगे जिसमें हम शहरों को प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कानपुर तो वैसे हम लोगों ने जितनी योजनाएं दी हैं, और उत्तर प्रदेश में 3-4 शहरों में प्रथम स्थान कानपुर का भी उसी बीच में कहीं होगा, जहां पर हम इस बजट का सर्वाधिक उपयोग जनता के लाभ के लिए कर सकेंगे और कानपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। निश्चित रूप से इंतजार होगा विभागों के बजट का, जिससे एलोकेशन भी होगा क्या होता है। हाँ प्रदेश जी, आप पूरी बात कर लीजिए अपनी।
हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि इसमें स्टार्टअप के लिए किया गया है और ये जो वक्त चल रहा है, हालांकि अपना यूपी अभी काफ़ी पीछे स्टार्टअप में, लेकिन हाँ उसको पुशअप इससे मिलेगा। एग्री कल्चर सेक्टर में स्टार्टअप की ट्रेमेंडस समझिए संभावनाएं बनती हैं और उसमें ज़रूरत भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और जबकि वो बैकबोन है हमारे यहाँ की, कंट्री की एज वेल एज स्टेट की भी। ठीक है, उसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक बात। सुशील जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये बजट औद्योगिक विकास को समर्पित है, और अगर देखा जाए तो कुछ लग भी रहा है। गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा बनेगा, पूर्वांचल में औद्योगिक संकुल बनेंगे, सड़क के किनारे में जो हाईवे होगा। इसके अलावा जो है पावर लूम है, कपड़ा है, वहाँ पर भी काम होगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। बुंदेलखंड के लिए विशेष योजना बनाई गई है, हालांकि डिफेंस कॉरिडोर को 550 करोड़ दिए, लेकिन उसके लिए भी एक योजना बनाई गई है और उसमें 600 करोड़ होंगे। इसी प्रकार से पूर्वांचल में देखिए, और पूर्वांचल में भी वही हो रहा है कि पूर्वांचल के लिए 550 करोड़ की विशेष योजना। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस जो है वो भी शुरू किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये औद्योगिक विकास के मजबूत आधार नहीं है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में उनकी अप्रोच बिल्कुल सही दिखती। यूपी में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और जितनी तेजी से बन रहे हैं, ये कनेक्टिविटी जो बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में, और ये कहीं ना कहीं उद्योगों को गति बिल्कुल देगी, बशर्ते हम लोग उसको कार्य योजना को तेजी से बढ़ाएं, एक समय सीमा निर्धारित करें। कनेक्टिविटी तो बढ़ ही रही है, और गोरखपुर में जो उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की है, ये वाकई में एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक नए क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं और औद्योगिक कॉरिडोर बनने की संभावना है। तो वहाँ पे उद्योग का विकास हम तो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के चौतरफा विकास हो, लेकिन सवाल ये जो कानपुर जो औद्योगिक पहचान है, जो आज़ादी के समय मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, उसकी पहचान कहाँ चली गई। और उद्योग, मेरा ये अभी भी मानना है कि उद्योग का जो बेस है कानपुर में अभी भी है, और इंडस्ट्री बड़ी अगर लग सकती तो कानपुर के क्षेत्र में लग सकती है। जैसे डिफेंस कॉरिडोर की बात आई, अब डिफेंस कॉरिडोर के लिए बहुत सी बात है, जैसे यूपी ईडा बना है एक्सप्रेसवे, वो कहीं ना कहीं डिफेंस कॉरिडोर से कनेक्टेड है, कि वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल वो बनाएंगे। तो उसकी प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? वो तेज, और लैंड एक्विजिशन कहाँ है? जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि कानपुर में साड़ गांव में 212 हेक्टेयर लैंड का आवंटन डिफेंस कॉरिडोर के लिए हुआ। अभी कुछ समय पहले अडानी ग्रुप को 202 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी उन्होंने, उसकी बाउंड्री वॉल भी खींचना चालू कर दिया, और बाकी बची 8-9 हेक्टेयर की जमीन कुछ लोगों ने है। अब वो कहते हैं जमीन नहीं, अगर कोई एमएसएमई लगाना, पहले तो कार्यशील पूंजी की व्यवस्था, तो एमएसएमई को कुछ आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिससे कि हम उसमें सहभागी बन सकें। निश्चित तौर पर औद्योगिक वातावरण बन रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई उसका लाभ कैसे कितनी जल्दी कानपुर के विशेषकर कानपुर के उद्यमियों को और एमएसएमई को कैसे लाभ पहुंचे, क्योंकि हमेशा एमएसएमई कार्यशील पूंजी के संकट के दौर से गुजरता है। उसमें एक कार्य योजना की, जैसे उन्होंने रोजगार की बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आपने बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये बहुत अच्छा उनका ये सोच है कि हम 40,000 रोजगार का सृजन इससे करेंगे, और ये हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए कार्य योजना क्या है, एक विस्तृत कार्य योजना है जिसमें हम लोग काम कर सकें, और आगे कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ये देखने की बात। ठीक बात। लेकिन शर्मा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि इसमें आपको सबसे बड़ी बाधाएं कहाँ दिख रही हैं? क्योंकि योजनाएं आ रही हैं, सामने भी हैं, कहीं बाधा भी दिखती है कि इस कारण ऐसा नहीं हो पा रहा? क्योंकि एक बात तो सब कहते हैं कि साहब वो इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है, निवेश, वो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। एक ही बात कहा करते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, जो इन्वेस्टमेंट, जहाँ तक एमएसएमई सेक्टर का सवाल है, वो कार्यशील पूंजी उसकी बाधित कैसे होती है बताएं। सबसे पहले तो जो अगर गवर्नमेंट ऑर्डर जाते हैं, उसका एक नियम है कि उनको परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सप्लाई के पहले ही देनी पड़ती है। उसमें मान लीजिए 10 ऑर्डर लाया, 5 करोड़ के ऑर्डर लाया, उसका 10% या 5% अमाउंट उसका कार्यशील पूंजी उसमें फंस गई फॉर इंडेफिनेट पीरियड,
और उसके बाद क्या है कि उसके पास क्षमता होते हुए भी और ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देने का पैसा नहीं है। तो ये एमएसएमई के लिए हमारी लंबी डिमांड है, ये एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, अर्नेस्ट मनी एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार के बजट में जो सहूलतें दी गई थी वो पर्याप्त नहीं उसमें थी? परफॉर्मेंस बैंक गारंटी उन्होंने कोविड के पीरियड में 3% करी थी, जो उन्होंने फिर बढ़ा दी है। अब उन्होंने क्या खाली एक रिलीफ छोटा सा ये दिया है, जो कोविड के पीरियड में जिनकी बैंक परफॉर्मेंस गारंटी फॉरफिट हो गई थी, अर्नेस्ट मनी फॉरफिट बोले वो रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। तो भाई एग्जेम्प्ट होने के बाद अगर उसको 10 ऑर्डर लेने की क्षमता है, वो चाहते हुए भी नहीं ले पाता, उसके बाद वर्किंग कैपिटल नहीं रहती। तो इस तरीके की योजना है कि इनको इन सब चीजों से एग्जेम्प्ट रखा जाए एमएसएमई को। और जो यूपी सीडा है, इनकी लंबे समय से बात हो, इनके सर्किल रेट ट्रांसगंगा सिटी में क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रही? रेट्स इतने ज्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जब तक उसको आप बिल्कुल एक रीजनेबल पैरामीटर्स पे नहीं लाएंगे और एक अपनी कंडीशन थोड़ी सी सरलीकरण नहीं करेंगे कि 2 साल में उद्योग लगाना है। विनोद जी, आपको ये लगता है कि ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को जोड़ रहा है? जैसे कि आपको उदाहरण बता दें कि अब महिलाओं को 2 बार मतलब होली और दीपावली पर फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। जो युवा है उनको टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। एक ये भी योजना आई है कि जो बच्चे गरीब हैं उनकी अगर दूसरी बेटी हो जाती है जो लोगों के, उनको वजीफा देंगे। तो कहीं आपको लगता है युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है? कह रहे हैं कि कपड़ा सेक्टर में हम 31,000 लोगों को रोजगार देंगे। क्या आम आदमी भी इससे जुड़ रहा है कि केवल उद्योग और एक्सप्रेस वे की ही बात हो रही है? डॉक्टर साहब, जो आज बजट आया, इस बजट में हर वर्ग को जोड़ने की बात की गई। युवा के से लेकर बच्चे से लेकर छोटे बच्चे से लेकर और वृद्ध तक उनको सहूलियत और सुविधाएं प्रदान करने का बजट में उल्लेख है। तो ये बजट ऐसा है, मैंने इस बजट को देखा और तो इसमें ऐसा कुछ कहीं कोई इन्होंने कॉर्नर छोड़ा नहीं है। बच्चा जन्म लेगा, चाहे बेटी हो बेटा, तब भी अनुदान देंगे। बच्चा पढ़ने जाएगा 1 से 8 तक, तब भी सारी सुविधा देंगे। वो कहते हैं लेबर है, अगर वो 10 साल तक पंजीकृत है तो उसको पेंशन देने का भी इनका प्लान है जिंदगी भर। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन देने का योजना है। तो और आपने बताया उज्ज्वल योजना के अंदर गैस कनेक्शन देने का है। अपने निजी नलकूप में ये अब इन्होंने पहले 50% दिया था, अब 100% कर दिया है। मदरसों को इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मदरसों को उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने जो शिक्षक है उनको भी अनुदान देने की बात की है। उसमें डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी बात की है। तो इसमें इस बजट में ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा। हम योगी जी की सराहना करेंगे, अपने वित्त मंत्री की सराहना करेंगे। इन्होंने इस बजट में कोई भी कोना, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक संस्कार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो इन्होंने अपनी योजनाएं लाए हैं उसको ईमानदारी से लागू करेंगे तो प्रदेश निश्चित रूप से एक उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जो आज हम सेकंड स्टेज पर हैं। हमारी जो स्टेट जीडीपी है वो हम सेकंड हैं कंट्रीज में, देश में है। तो हमारी स्थिति वो ये लागू ईमानदारी से बजट बनाया गया है और ईमानदारी से लागू सब लोग मिलकर करते हैं। तो ये बजट इनकी जो योजनाएं हैं ये उत्तर प्रदेश को सबसे ऊपर ले जाएगी। ठीक बात है। अब प्रदेश जी, अभी आप एग्रीकल्चर का जिक्र कर रहे थे कि एग्रीकल्चर जो है स्टार्टअप आ रहा है, एग्रीकल्चर उसका भी एक और टेक्निकल रूप आ रहा है, कई चीज़ें आ रही हैं। और अगर यूँ देखा जाए तो अभी मैंने 2 किसान नेताओं के बयान पढ़े। एक किसान नेता हैं धर्मेंद्र मलिक, वो कहते हैं बजट बहुत अच्छा है। अब तो देखिए फ्री बिजली है, सिंचाई के लिए फ्री बिजली है, घर में बिजली जलाना है 100% फ्री बिजली है और इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। वहीं राकेश टिकैत कहते हैं कि अरे ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर तेलंगाना सरकार ने जिस तरीके से किसानों के लिए राहत दी है, उनके लिए योजना, अगर वो योजना बनाए तो लाभ होगा। आप कुल मिलाकर के क्या ये मानते हैं कि इस बजट में जो है कृषि को ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है? गांव में 18 घंटे बिजली मिलेगी, क्या गांव को ही लुभाने का काम किया गया? ऐसा नहीं है। बिजली गांव में इधर काफ़ी सुधार भी हुआ है जी। पिछले सालों में लगातार सुधार हो रहा है, क्योंकि मैं अक्सर गांव में जाता रहता हूँ।
और जहाँ तक रही बात एग्रीकल्चर के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश करने की। और देखिए कि अपने यहाँ गेहूं की क्रॉप कमज़ोर हुई थी पिछले साल, और हम लोग उत्साहित हैं अपने स्टेट जीडीपी की ग्रोथ को लेके। लेकिन वो स्थिति ये है कि 7% समथिंग की ग्रोथ हुई है। और अगर हम लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं स्टेट की, तो 32 से 34% की ग्रोथ अचीव करनी पड़ेगी वो टारगेट हासिल करने के लिए। तो वो टारगेट कैसे हासिल होगा? सवाल ये है कि उसके लिए आप योजनाएं बनाइए, और उनको, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि टाइम बाउंड काम करिए। योजनाएं हैं डिपार्टमेंट्स में, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा और कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनका 8 महीनों में 45-50% उनका बजट खर्च होता है। तो बाकी 4 महीनों में वो खर्च कैसे होगा, कितनी जल्दी होगा, कहाँ वो सही यूटिलाइजेशन होगा फंड्स का? तो ये चीजें भी हैं। खाद किसानों को टाइम पर मिलती नहीं या बहुत महंगी मिलती। टेम्परेचर जो मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर 33-34 हो गया है। 30 लाख टन एफसीआई का गेहूं पहले डिस्पोजल करने का था, 20 लाख अभी कल शायद किया, कुछ डिक्लेयर हुआ है। एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया मई में, प्राइसेस शूट कर गए। 34-38 क्या बल्कि 40 रुपए में चक्कियों में आटा बिकने लगा। अब ये जब से ये रिलीज हुआ है तो प्राइसेस डाउनवर्ड्स आए। अब सवाल ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर पैदावार घटेगी। आपका बफर स्टॉक कम हो रहा है, आप आगे कैसे मैनेज करोगे? तो अभी भी कृषि वैज्ञानिक अभी से ही चिंतित हैं। उनके मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, उनको चिंतित हो रही है। और जो ब्यूरोक्रेट्स भी जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनको भी ये लग रहा है कि अब आगे कैसे हम देखेंगे, क्योंकि अब ये 2-4 महीने की बात नहीं है, पूरे अगले 1 साल, 2 साल, 4 साल की बात है। सर भाई, जैसा कि अभी प्रतीश जी कह रहे थे कि $1 ट्रिलियन की हम लोगों ने टारगेट कर रखा है और वो अचीव होना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आज 2-3 बात के भी दावे किए गए। एक तो ये कहा गया कि हमारी जीडीपी सबसे ज़्यादा 8% है, हमारी जो बेरोजगारी की दर है 4.2% घटी है और हम आगे की ओर तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और अर्थव्यवस्था में चूँकि इतना निवेश आ गया है, 25,000 निवेशक हैं जो भाग लेंगे, तो क्या ऐसी स्थिति में जैसा ये दावा है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि हम $1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, भारत जो है वो ग्रोथ इंजन होगा पूरे देश का, इसमें आप कहीं असहमत तो नहीं है? देखिए, ये हमारे योगी सरकार का एक प्रयास है, योगी जी का, कि जब उद्योग को हम बढ़ावा देंगे, उद्योगों को ग्लोबल समिट किए भी और इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया, जिसमें काफी 33 लाख करोड़ का इनको आश्वासन मिला है कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसी आशा की जाती है। और छोटे उद्योगों की गति बढ़ती है तो निश्चित है हम $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे। ये 100% कहा जा सकता है। अगर फिर मैंने पहले भी कहा था, अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें, पूरे देश, उत्तर प्रदेश के नागरिक इस चीज को समझें और ईमानदारी से अपने कार्य को करें, तो मुश्किल नहीं कि हम $1 ट्रिलियन को छू नहीं सकते। निश्चित हम उसको छूएंगे, क्योंकि हमारा बजट बेस औद्योगिक यूनिट पर आधारित हो रहा है और हमारा प्रयास यही है। और इसको देखते देखते और भी स्टेट्स ग्लोबल समिट की आवाज लगा रहे हैं, जो जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट्स नहीं है। मगर अगर हम ऐसे कार्य ईमानदारी से करते हैं, हम सरकार ईमानदारी से उसमें जुटती है, तो निश्चित ही $1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सर जी, आपका क्या मानना है? नहीं, ये बात देखिए ठीक है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी एक लक्ष्य जो रखा है सरकार ने, वो वाकई में अचीव किया जा सकता है कि इसमें बशर्ते गंभीरता से प्रयास किया जाए। जैसी कि अप्रोच है सरकार की, इतने हमारे देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति यहाँ आ रहे हैं, चूंकि हम तो चाहते हैं कि उद्योग लगे यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन फिर भी जिस भी क्षेत्र में वो आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी बूस्टअप निश्चित तौर पर आ गया है। अंबानी का ग्रुप आता है, जैसा अंबानी जी ने बहुत अच्छा संदेश भी दिया था पिछले ये इन्वेस्टर मीट में। और भी जो इसमें कुमार मंगलम बिरला है, चाहे जैसे उन्होंने टूरिज्म क्षेत्र में फोकस किया है।
और जैसे हॉस्पिटल बनाने की बात करी है, तो देखिए रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही होगा और इकोनॉमी बूस्टअप होगी। और इसके साथ अगर हम लोग सरकार ये एक ऐसी इन्वायरमेंट, अब देखिए आ रहा है, कोई किसी चीज में टाइम तो लगता ही है। देखिए 1 ट्रिलियन नहीं, अगर हम उसका अगर 70% भी अचीव कर लेते हैं आने वाले टाइम में 3-4 सालों में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और छोटे उद्योग भी उससे फलेंगे फूलेंगे। और उत्तर प्रदेश का भविष्य देखिए, भौगोलिक स्थिति हमसे अच्छी किसी की नहीं है। जो हमारी ये गंगा बेल्ट जो है, हमारी एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। ये जो बेल्ट है ये हर प्रकार से उपयुक्त है, या उद्योग भी लग सकते हैं। कृषि तो खैर इंपॉर्टेंट है। ये जो युवा उद्यमियों के लिए इन्होंने एग्रीटेक स्टार्टअप की बात कही है, हाँ। उसको थोड़ा सरलीकरण करने की बातें लोग नहीं समझ पाते जब उसमें जाते हैं। तो अगर सरलीकरण का है जो थोड़ा इजी कर दिया जाए तो इसके फायदे होंगे। अब देखिए इन्होंने एक नई चीज और दिखाई, जो मैं इसको देख रहा था बजट को, तो युवा कभी लॉ के लिए, वकीलों के लिए, जो युवा वकीलों के लिए इन्होंने एक नई बात कही है, 5 करोड़ दिए। क्योंकि देखिए लॉ एक बहुत बड़ी फील्ड आने वाली है इस टाइम में। जो बच्चों का पहले लॉ में रुझान नहीं, हम लोग के टाइम में तो कहते कुछ नहीं करेगा, कचहरी में बैठ जाएगा, लेकिन अब लॉ एक बड़ा वाइडर स्कोप उसका होने वाला है। उनको ध्यान दिया गया और उसको गंभीरता से दिया जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि उद्योग के साथ लॉ की जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, उम्मीद करते हैं कि इसके परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन शर्मा जी, एक बात जब भी मैंने कई बार उद्योगियों से बातचीत की, उद्यमियों से बातचीत की, उद्योगपतियों से बातचीत की, वो कहते हैं कि जो जमीन पर निवेश नहीं आ पा रहा उसका मुख्य कारण नौकरशाह है और उनकी जटिलताएं हैं। जैसे मैंने उनसे कहा कह रहे कि आपको, आपके पास पोर्टर मित्र भी है, पोर्टर ये भी है, आप 2 मिनट में कर लीजिए। तो उन्होंने एक सज्जन ने हमको बताया कि कहते हैं कि कर तो लीजिए, लेकिन कहते हैं वेरीफाई कराने के लिए हमारे पास आ जाइए। तो जब आप ये करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या ये एक बुनियादी दिक्कत है और इस पर जो है सरकार कोई काम नहीं कर पा रही? ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और उद्योगों की पीड़ा है जो नौकरशाही है, इसको अपना रवैया तो बदलना पड़ेगा। कि बल्कि हम लोग चाहते हैं अपना, उनको ऐसा चाहिए कि आपको दिक्कत क्या है, हमारे पास उनको आना चाहिए कि आपको दिक्कत क्या है। जैसे आपने एनओसी और ये जो बताया कि हमने पोर्टल बना दिए, ऑनलाइन एनओसी आ जाएंगे, चाहे पोल्यूशन की हो चाहे फायर की हो। जब आप उसको करने, पोर्टल तो सब बना दिया उन्होंने, जब आप उसको करने जाएंगे तो टेक्निकल ग्लिचेस इतनी आती हैं कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब तक आप उस विभाग के व्यक्ति की मदद नहीं ले लेंगे अल्टीमेटली, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। या तो ये जानबूझ के ऐसी चीजें बनाई जाती हैं कि जो नौकरशाह हमारे इसको डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर, कि इसमें उद्योग जो भी उद्योग वाला चला रहा है हमारे पास आए और हमसे समझे। तो उसका सरलीकरण क्यों नहीं एक पेज का फॉर्म बना देते हैं, उसकी खाली इंडस्ट्री की डिटेल, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका पैन नंबर, ये सब ले, और एक जो डिपार्टमेंट, जैसे पोल्यूशन इतनी बड़ी लिस्ट दी है 50-60 डिपार्टमेंट की, आप जाइए तो उसमें कहीं आप नक्शा लगाइए, कहीं कुछ लगाइए। एक सिंप्लीफिकेशन क्यों नहीं होता है जिससे आदमी तेजी से करे? और उसका भी एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि इतने, अगर आपने 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर डिसीजन नहीं लिया तो एप्लीकेशन अप्रूव मानी जानी चाहिए। अब वो करते क्या है, जब कुछ नहीं कर पाते हैं, 15 या 14 दिन आया, टाइम लाइन आई, तो उन्होंने कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट कर दिया। इट हैपेंस मेनी टाइम्स। तो ये सरकार को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये हम नहीं, कई लोग इस बात को कह रहे हैं, जैसा आपने अभी उल्लेख किया, बात सही है ये। दूसरी चीज प्रतेश जी, आपको देखा होगा कि एग्रीकल्चर के बाद अगर कहीं पर ध्यान दिया गया है तो हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए कर दिए गए। ये भी कहा गया कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपया कर दिया गया। और जितनी भी योजनाएं चल रही थी, आयुष्मान की, भारत जो है निर्भर स्वस्थ भारत, उसकी जो योजना है, सब योजनाओं में धन का इजाफा किया। क्या स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार सचेत है, या अभी भी लोग जो कहते हैं कि ये सब ऊंट के मुंह में जीरा है, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार तो खैर काम कर रही है। और इस बजट में भी देखिए 14 मेडिकल कॉलेज नए बनाने का है। हाँ। मतलब जैसे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, वो क्या योजना थी, तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, ये बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। बस एक मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि टाइम बाउंड काम हो और फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किए जाए। जहां तक है मॉनिटरिंग की बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स आर गवर्नड बाय पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस आर गवर्नड बाय ब्यूरोक्रेट्स। मंत्री जी तो वो हेड होते हैं
वो ये सरलीकरण जनता के बीच से गए, जनता की आवाज सुने। जीएसटी का कितना वर्कलोड बढ़ गया व्यापारियों पे, ये मेरे ख्याल से सभी कोई जानता है। काम करना कितना मुश्किल है। रिटर्न आप ये भेजिए, फिर नहीं तो ये पेनाल्टी, फिर ये महीने में, फिर इस तारीख में, कितने रिटर्न भेजेगा आदमी। तो सरलीकरण बहुत जरूरी है। ठीक, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूपी बजट की। शर्मा जी, मुझे ज़रा ये समझाइए कि ये जो यूपी का बजट आया है और कह रहे हैं कि हमारे सुरेश खन्ना जी कि होली रंगीन हो जाएगी, अद्भुत रंगीन हो जाएगी, क्या ये थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं हो गई? और अभी होली आने वाली है, अभी तो बजट का एलोकेशन होगा, या सिर्फ एक सालाना अंदाज उनको प्रस्तुत करना था, वो प्रस्तुत कर दिया? ये देखा जाए तो एक शायराना अंदाजी कहा जाएगा। होली में भी रही कितने दिन गए हैं। हाँ। और इस बजट के जो रिजल्ट्स हैं, आपको इतनी जल्दी तो देखने के, उनकी मंशा जरूर अच्छी हो सकती है। उनको कहने का मतलब है कि होली रंगीन की यानी मतलब हम उम्मीद लगाएं कि आने वाला वक्त अच्छा होगा प्रत्येक सेक्टर के लिए, हम यही लगा सकते हैं। लेकिन अभी होली रंगीन, पहले जब तक बजट का हम लोग विस्तृत अध्ययन नहीं कर लें और जो धरातल पे कितने रूप में आता है, कैसे रूप में आता है, कितने समय में आता है, कोई भी चीज वक्त लेती है और साल भर के अंदर परिस्थितियां बदलती भी हैं। तो वो बात कह रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और हम लोग भी उम्मीद अपनी जगा रहे हैं। तो उम्मीद जगाने में क्या जाता है और अच्छी बातें आएंगी तो हम तो स्वागत कर ही रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फले फूलें, उद्योग फले फूले और कानपुर विशेष तौर पे अपनी पुरानी ख्याति जैसे बेंचेस्टर 20 का कैसे पुनर्स्थापित हो, ये हमारी मंशा है। ठीक बात है। अनिल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कई बार आए और उन्होंने एक ही बात कही कि जो है इसके पुनर्स्थापना होनी है, इसका पुराना गौरव लौटाना है, कानपुर की पुरानी प्रतिष्ठा लानी है। क्या आपको लगता है ये बजट हो या इसके पहले का कोई बजट हो, उसमें इस तरीके की कोई रोशनी दिखती है कि हमारा जो है ये गौरव लौट आएगा हमारे कानपुर का? आदरणीय योगी जी ने कई बार इन शब्दों को कहा, हाँ, मगर जब से योगी जी सरकार में मुख्यमंत्री हैं जी, और आज भी बजट पेश किया, कानपुर को विशेष कुछ नहीं दिया। कई बार ये आया कि कानपुर में ये होगा, कानपुर को किसी ने कहा कि हम जो है सिंगापुर बना देंगे, किसी ने कहा हम औद्योगिक का। क्या आपको लगता है ये सब हवाई बातें रही, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ? अभी तक तो यही महसूस हुआ, देखा हमने जी कि कोई फ्रेक्टिफाई नहीं हो पाई योजनाएं। जी, मतलब उनको अपने कांग्रेस के रिजीम में भी यही देखा, उसके बाद फिर रिजीम बदले, सब में यही देखा। और मेरा ये मानना है कि चाहे बॉम्बे हो या और कोई नगर, अब टेक्सटाइल का जो एक गोल्डन पीरियड था वो निकल गया। बॉम्बे में भी सारी लोअर परेल हो और जगहों में वो मिलों की जगह बिक के सब वहाँ मॉल और बड़े बड़े कॉमर्शियल सेंटर्स बन गए। तो अब इनमें जैसे लाल इमली की बात की, तो लाल इमली की बिल्डिंग बेशक खड़ी है, आज भी मैं देख रहा तो उसकी सफाई बाहर की जा रही थी, तो उसमें नहीं टेक्सटाइल है, तो बना बनाया ढांचा खड़ा है, इतना पुराना मजबूत गौरव बना हुआ हम लोगों का अभी भी, तो उसमें कुछ इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते हैं बड़ी? तो किसी एक इंडस्ट्री से स्टिक रहने का कोई मतलब नहीं बनता। अरे वो नहीं तो कोई दूसरी इंडस्ट्री लगे। ठीक बात। शर्मा जी, मर्चेंट चैम्बर हमेशा जब बजट आता है उसके पहले चर्चा भी करता है और अपना एक प्रतिवेदन भी देता है, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कुछ सुना होना भी जाता है कि ऐसे ही सब खाना पूरी रह जाता है? नहीं खैर, ऐसा ये तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं सुना जाता है। हाँ। अब जो लेटर्स हम लोग के प्रतिवेदन जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में सुनवाई जवाब आने लगे हैं। अच्छा। और उसके काउंटर रिप्लाईज भी हम लोग भेजते हैं। तो पहले जो सुने ही नहीं जाते थे, अब इन सरकार में ये ऐसी स्थिति कम से कम नहीं है। जैसे हमारे अभी जीएसटी से हमारे यहाँ से एक मेंबर को राज्य सलाहकार परिषद बनी है, उसमें एक प्रतिनिधि हमारा भी गया है। ऐसे हम
भी चाहते हैं कि उद्योग सलाहकार समिति भी बने, जिसमें हम जाएं, जो भी, लेकिन उद्योग से जुड़ी हुई जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उसमें हमारा प्रतिनिधि या अन्य औद्योगिक संगठनों का प्रतिनिधि उसमें एक्सपर्ट जाए, जिससे उनको सलाह दे। और जहां तक इन्होंने कानपुर की बात कही, कानपुर का तो वाकई में दुर्भाग्य क्यों है, या तो आप समझ लखनऊ से नजदीकी है, इसके कारण कानपुर में बहुत सी योजनाएं नहीं आ पाते हैं। आप लोगों ने लाल इमली की बात कही, मैं कुछ इनकी बातों से आज की तारीख में एक उद्योग को देखने के कारण इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये इनका पुनर्जीवन जरूर होना चाहिए, लेकिन शहर में अब नहीं हो सकता इन बिल्डिंग में, क्योंकि अब शहर में कोई भी इकाई, शहर के अंदर इंडस्ट्री नहीं लग सकती, चाहे वो एल्गिन हो, चाहे लाल इमली हो, चाहे विक्टोरिया हो, या शहर में और भी बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं, इनको हमें शहर के बाहर ही ले जाना पड़ेगा। उसमें दिक्कतें, प्रैक्टिकल दिक्कतें आएंगी, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, बहुत सारी समस्या जो अब शहर के अंदर संभव नहीं है। किसी समय जो इस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगी थी उस समय आबादी इतनी नहीं थी। अब यहाँ पे जैसे आईटी हब या इस तरीके की कोई चीज बना दी है, उस लैंड का यूज तो होना ही चाहिए। करोड़ों रुपए की लैंड है और उसका यूज गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और जहां तक प्रतिवेदन इस बारे में, लाल इमली के बारे में या म्योर मिल के बारे में हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजे हैं, उसके उत्तर की प्रतीक्षा है। जैसे कि बात इन्होंने कहा इनका पुनर्जीवन होगा, हम लोगों ने सुझाव भी भेजे कि इसका क्या करना चाहिए। तो सरकार से उम्मीद करते हैं इसमें कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा आगे चल के। क्या उसे आप लोग क्या चाहते हैं, तो क्या कर देना चाहिए? नहीं, ये यहाँ पे देखिए, अब शहर के अंदर उद्योग नहीं लग सकता। ठीक है, मान लीजिए नहीं कर, तो इनका लाल इमली का जो ये इतना बड़ा ढांचा खड़ा है, यहाँ पे जैसे कॉमर्शियल, अन्य कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट बना दें, एक लॉजिस्टिक हब बना दें, या फिर आईटी सेक्टर के आईटी हब बना दें, इस तरीका का प्रयोग तो हो सकता है। ऐसे बहुत से अदर देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, बहुत सारी जो अन्य ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं वो तो कानपुर में हो सकती है। बहुत से चीजों के कानपुर में ऑफिसेज नहीं हैं जो होते हैं, जैसे कि हैदराबाद में है, बेंगलोर में हब बने हुए हैं, इस तरीके की चीजें जो बन सकती है। और दूसरी चीज जो है, जैसे ट्रांस गंगा सिटी है, इसके पास सबसे बड़ी आवश्यकता कानपुर में है कि एक बिजनेस एग्जीबिशन सेंटर कानपुर में जरूर बनना चाहिए। अगर आप अभी बेंगलोर में मोदी जी गए थे, एयर शो का हर साल होता है, एयर शो का उद्घाटन किया, उस स्तर का, उस स्टैंडर्ड का एक बिजनेस सेंटर की कानपुर में बहुत आवश्यकता है। वहाँ कम से कम हजारों गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, एयर स्ट्रिप है, सारी सुविधाएं हैं, कन्वेंशन हॉल है। वो इसका भी हम लोगों ने प्रतिवेदन सरकार को दिया हुआ है। ये कब तक धरातल पे आएगा, वही फिर बात आती समय सीमा की। हम लोग भी सुझाव देते रहते हैं, ये सरकार को इसमें ध्यान दे। और इन सब बातों पे सरकार ने अभी तक इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया, जो प्रदेश सरकार के हाथ में ये सब चीजें हैं, तो वो तो कर सकती। तो इन चीजों में क्यों नहीं ध्यान जा रहा है, ये समझ से परे है। ठीक बात है। मिश्रा जी, जैसा कि अभी शर्मा जी बता रहे थे कि दिशा में क्यों नहीं ध्यान जा रहा है, और अभी आप कह रहे थे कि बजट में बड़ा ध्यान रखा गया है, सब लोगों का, वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन जो कुल मिलाकर के बात आ रही, जिसे भी आप ही कह रहे थे कि कानपुर के लिए कुछ नहीं हुआ इस बजट में भी, क्या कारण है? इसका कारण क्या मानते हैं? राजनीतिक इच्छा शक्ति, या हमारे पास पॉलिटिकल प्रेशर इतना अच्छा नहीं है, क्या है? या फिर जैसा भी सुशील जी कह रहे थे, हमारे क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट्स के, वो अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पा रहे। अभी शर्मा जी ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन वजह से लाल इमली सर्वाइव नहीं कर सकती, वो लाल इमली का स्वरूप डिफरेंट था। आज जो नए टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट करेंगे, लाल इमली के अंदर इतनी जगह है कि जरूरी नहीं कि अब ट्रेन आए, पहले ट्रेन आती थी, अब हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, और इतनी जगह है, इतनी पार्किंग है उसके अंदर। हम नई टेक्नोलॉजी के साथ शुरू करें तो लाल इमली को जिंदा कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा सेटअप बनाने के लिए, इतनी जमीन लेने के लिए पहले तो प्रोविजन किया जाए, कितना पैसा लगेगा। इसमें पैसा सिर्फ मशीनरी में लगना है, जरूरी नहीं कि उतने बड़े स्केल में शुरू किया जाए। थोड़े स्केल पुराना वाइंड अप करके नए तरीके से हम लाल इमली को चला सकते हैं। और क्योंकि लाल इमली का पैसा रोड से लगा हुआ है और बैक से भी लगा हुआ है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम काम शुरू करते हैं लाल इमली के नाम से, नए सेटअप से, नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, नए एजेंडे के साथ, तो उसका सर्वाइवल है। दूसरी चीज आपका कहना था कि क्यों कानपुर में ध्यान नहीं दिया जाता। प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब कोई जनसभा की शुरुआत करते हैं, कैंपेन की, कानपुर को चुनते हैं। योगी शुरुआत करते हैं तो कानपुर को चुनते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, मगर कानपुर का जो दृश्य है आज भी वैसे ही है। कॉरिडोर की बात होती है, कोई कॉरिडोर में कई सालों से सुन रहे हैं,
कॉरिडोर, जब तक एक डेवलपमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर साइड को डेवलप नहीं करेंगे, कानपुर का दृश्य वैसे ही है, कानपुर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, बैनर लगा लेते हैं स्मार्ट सिटी में, अभी तक आप बताइए या इतने लोग बैठे हुए हैं, स्मार्ट सिटी में क्या दिख रहा है? आई लव कानपुर का बोर्ड लगाने के स्मार्ट सिटी थोड़ी ना जाता। अब सुविधाओं के नाम पर कानपुर को कुछ नहीं दिया इन्होंने, और बजट भी कुछ नहीं दिया। ऐसे स्मार्ट सिटी में जो कहते देश के 20 जिलों का चयन हुआ, सिर्फ 5 उत्तर प्रदेश के हैं, कानपुर एक है उसमें, तो उसमें स्मार्ट सिटी में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब जीटीओ में खड़े हो जाइए, ट्रेन निकलती है, जाम लग जाता है, रास्ता नहीं जाने के लिए, शाम को निकलिए लिए कोपरगंज जाम हो जाता है, कहीं कोई जाम हो जाता है। हम तो उसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। कम से कम इस बजट में इन चीजों को देखना चाहिए, प्रशासनिक अमले को सोचना चाहिए कि जब तक हम अल्टरनेट कॉरिडोर, अल्टरनेट व्यवस्था, सड़क रास्ता नहीं देंगे तो हम कानपुर जैसी बड़ी आबादी वाला शहर ऐसे ही जूझता रहेगा। हिम्मत नहीं पड़ती, कार लेके जाइए, कार फंस गई, कैसे निकलेंगे, कितने घंटे खड़े रहेंगे। तो इस चीज पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आदमी, व्यक्ति का, नागरिक का इन्हीं सब सुविधाओं पर ध्यान देखता है कि ये सुविधा शहर के अंदर हो और परेशानियों से बचे। ठीक बात, टाइम बचे। जब टाइम बचेगा, प्रगति होगी, वो अपना काम, जिस काम के लिए निकला है उस काम में वो ज्यादा समय देगा, तो इंडस्ट्री है, कोई भी काम करेगा तो उसे प्रगति अपने आप निखरेगी। तो इनको इस चीज में सोच नहीं रहे हैं। पूरा बजट दिया, ठीक है, मुझे अच्छा बजट अच्छा लगा, हर कोने को दिया, तो किसान सम्मान निधि हो या कोई भी हो, किसी भी लेवल पर सब कुछ दिया, मगर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस मजबूत नहीं करेंगे, आपने बना दिया एक्सप्रेस वे कौन, कितने लोग चलेंगे? ठीक है, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, हम चित्रकूट से चलेंगे वहां पहुंचेंगे, मेरठ से चलेंगे तो वहां पहुंचेंगे, लिंक इतने हैं, सब कुछ है। तो जो शहर के अंदर की परिस्थितियां हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। जब शहर सुंदर होगा, सुसज्जित होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होंगे, तभी सारे डेवलपमेंट्स उसके जुड़ सकते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, इन परिस्थितियों से नागरिक को राहत दिलाने का प्रयास करें, ताकि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। प्रदेश जी, आपका तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस दिशा में लंबा अनुभव रहा है। एक समय था कि जब बजट आता था तो एक बड़ा हड़कंप सा मचा था, कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कौन सी चीज़ महंगी होगी, और सवेरे हेडलाइन यही चलती थी कि ये सस्ता है, ये महंगा। अब चूंकि जीएसटी का ज़माना आ गया तो उधर चले गए, अब इनके हाथ में कुछ रह नहीं गया। और जो बजट बन रहा है उनमें योजनाओं में आंकड़े भरे जाते हैं, बहुत कम नई योजनाएं जो है जो जनता को लाभान्वित करेंगे। नहीं भाई, अब हमारे साथ में ये होगा, अब हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, जिसके कारण क्या आपको लगता नहीं कि चाहे प्रदेश का बजट हो, चाहे केंद्र का बजट हो, आम जन का कोई भी जुड़ाव नहीं रहता है? हाँ, जनता के लिए है क्या बजट से जी मिलने की उम्मीद, तो जुड़ाव कैसे हो पाएगा? टैक्स की जहाँ तक रही बात, तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, और टैक्स हर आदमी से कितने पॉइंट्स पे लिया जाएगा? कोई ऐसी चीज़ है जो बिना टैक्स के हम लोग खरीद पा रहे हो, और इसके बाद भी वो इनकम टैक्स का स्लैब लगा हुआ है। तो टैक्स देखा जाए इन टोटलिटी, इसका भी स्टडी मैंने तो नहीं किया है, लेकिन अच्छा खासा परसेंटेज आपकी इनकम का टैक्स में जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के। और रही गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट फंडिंग कहाँ से करेगी? गवर्नमेंट तो आज तमाम योजनाएं चला दें, योगी चला दें, मोदी चला दें, सवाल ये कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आपका जो पास ये रेवेन्यू है, वो जो आती है उसका 24 से 25% तो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और उनके पेंशन पे चला जाता है, 24 से 25%। जबकि ये स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनली वो 8% के आसपास रहना चाहिए, हम कहते हैं 10% कर लीजिए। तो वो पैसा आप प्रोडक्टिविटी को कभी लिंक नहीं कर पाए आप इतने सालों में। इतने सालों से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी उनकी सैलरी और अलाउंसेस से लिंक नहीं कर पाए। वही आदमी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करता, गवर्नमेंट में काम नहीं करता, ठीक से काम नहीं करता। बोनस और आप
डियरनेस अलाउंस हर साल बढ़ा रहे हैं, इस साल भी बढ़ाया गया, पिछले साल। तो इस सरकारी खजाने में से जो पैसा जा रहा है वो है किसका? वो पब्लिक का ही है ना। ठीक बात। अंत में मैं आप लोगों से एक सवाल जानूंगा कि शर्मा जी, सबसे पहले आपसे, ये बजट जनता के हित में, जनता के अहित में, या कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा मात्र है? क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा दिखावा मात्र है, ये कुछ उम्मीद तो जगा ही रहा है। जी। और उन्होंने जैसा बात की है कि हम लोग की पीड़ा कानपुर को लेकर, हम लोग की अपनी जगह पीड़ा है, लेकिन उन्होंने सारे सेक्टर को कवर किया है। और जो जितनी घोषणाएं उन्होंने की, अगर उनको ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट टाइम बाउंड कार्यक्रम में किया जाए तो बजट संतुलित है। मतलब सीधे उसकी नकारात्मकता पे नहीं जाना चाहिए, बजट संतुलित है। बहुत मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं? ये एक विकास बजट है। विकास बजट है। हाँ, मगर इसमें विकास बजट में सारी मशीनरी को, सारे देश प्रदेश के नागरिकों को ईमानदारी से सहयोग करे और वो मशीनरी ईमानदारी से कार्य करे ताकि वास्तव में उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। ठीक बात। प्रदेश जी, आप क्या मानते हैं? बजट सो है, कोई उससे मतलब कोई उत्साह नहीं पैदा करता। उत्साह नहीं, कोई ऊर्जा नहीं है उससे, कोई स्फूर्ति नहीं है, कोई नया आयाम नहीं है, नहीं, कुछ कोई, नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई आकर्षण तो नहीं दिखता। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपको, प्रतीश जी आपको, और सुशील शर्मा जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आपने नमस्कार चर्चा की और उन बिंदुओं को भी उकेरा जिनके कारण से हमारी योगी सरकार अपने लक्ष्य को पाने में दूर रह जाती है। वरना तो अब तक बहुत कुछ हो जाना चाहिए। 6 बजट आ चुके हैं योगी सरकार के, लेकिन फिर भी जहाँ देखिए, चाहे कानपुर का उदाहरण ले लीजिए, वही ढाक के 3 पात और वही बार बार वही योजनाएं, बार बार उनका धन। निश्चित रूप से अब जरूरत इस बात की है कि बजट को आम जन से जोड़ा जाए, आम जन ये महसूस करे कि ये मेरा बजट है, उसके लिए उसके हित की बात की जाए। और वो हित की बात शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए, स्वास्थ्य की क्षेत्र में होनी चाहिए, सुरक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए, और होनी चाहिए बिजली के क्षेत्र में, ताकि जीवन में एक नया स्वरूप आ सके। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।